हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग का बहुत अच्छा से तैयारी चल रहा होगा बिहार बोर्ड का। आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों को जैसा कि पता है, और आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, समझे ना। तो आप लोग एटम बम अगर परचेज किए होंगे तो वहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस है उसको अच्छी तरीके से कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस को। वो एक गेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में, है ना। कई बार अपने सीनियर से ही फीडबैक आप ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए हो या फिर केमिस्ट्री के लिए हो या फिर फिजिक्स के लिए हो, सबके लिए, समझे ना। तो आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस और उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए गए। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे, समझे ना। डिस्कशन के पूरे एंड तक आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग जी, कैसे सॉल्व करेंगे, समझे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो पसंद आ जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग ए कुमार सर्च करके, ए कुमार सर सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं लाइव सेशन से, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड से जितने भी आपको इंग्लिश के हो गए या फिर केमिस्ट्री के हो गए या फिर आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाता रहेगा ये, समझे ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते, बिना देर के कोई भी दिक्कत वाली बात होगी तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। देखिएगा सबसे पहला आज के सेशन का क्वेश्चन है, ये आपको सेशन जो है ना, ये एक्चुअली आपको एटम बम अगर लिए होंगे तो उसमें पेज नंबर 25 से लेकर के 29 तक का पेज है, ठीक है ना। अब वहाँ से सेट 3 का हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, समझे ना। तो चलिए सब लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, निम्नलिखित समक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, मीन्स कौन पारामैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है पारामैग्नेटिक। तो वो आपको तभी पता चलेगा, है ना, वो आपको तभी पता चलेगा जब क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करने के दरमियान में क्या होगा ना, आप उसमें देखेंगे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि देखिएगा, ये हमारा ऑप्शन तो हमारा ये है, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा क्या है, ये है। अब देखिएगा ये ऑप्शन हमारा कैसे है, अगर हम Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखिए आर्गन, है ना, और आपको क्या मिलेगा 3D9 मिलेगा, समझे ना। अगर आप इसका ऑर्बिटल को देखते हैं तो ऑर्बिटल में आपको क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 हो गया। तो ये आपको जो है ना, यही तो आपका है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझे ना। ये क्या आपका जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसी के कारण से क्या होगा, ये अनुचुंबकीय गुण जो है ना आपको देखने को मिलेगा। ऐसा किसी में भी नहीं है, इसके पास सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। सेकेंड में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहता है। मुद्रा धातु कहने का सेंस है कॉइनेज मेटल, जिससे सिक्का बनाया जाता है। किस धातु का इस्तेमाल करके सिक्का बनाया जाता है, जो सिक्का जो 1 रुपये 2 रुपये जो मिलता है आपको, है ना। तो क्या होगा आपका जी, ये कॉपर होगा, कॉपर AgAu, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, समझे ना। इसी का इस्तेमाल करके क्या होता है, कॉइन बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब लोग देखिए जी ध्यान से, क्या है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन दिए थे। ये समन्वय यौगिक जो होगा ना, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो वर्नर का सबसे पहला आपका क्या था, थ्योरी था, वर्नर का थ्योरी था, समझे ना, वर्नर। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण कहने का सेंस होता है डबल साल्ट, तो डबल साल्ट पोटास एलम होता है, और यही है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समन्वय यौगिक, समझे ना। ये ब्लीचिंग पाउडर ये नहीं, ये आपका क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये आपका कोई भी आपका क्या हुआ उस तरह का नहीं होगा, है ना, हाइपो ये भी नहीं होगा। तो पोटास एलम जो होगा वो क्या होगा, आपका द्विक लवण होगा, हम इसको बोलते हैं डबल साल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से 5 में, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट कहने का सेंस है जिसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा। तो DDT तो होता ही नहीं लिगेंड, समझे ना। एसिटेट आयन ये भी नहीं होगा, पायरिडिन ये भी नहीं होगा, ये आपका मोनोडेटेट होता है, ये होगा बाइडेंटेट। इथाइलिन डायमाइन, है ना, इथाइलिन डायमाइन CH2, है ना, CH2, और इससे रहेगा एक NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरा रहेगा एक NH2 जुड़ा हुआ है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, पूछा जा रहा है इसमें PtC2H4 का C2H4 और Cl3, है ना, माइनस।
में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रखा है, तो आपको 3 माइनस दे रखा है। देखिए C2H4 के पास कोई चार्ज होता नहीं है तो ये न्यूट्रल हो गया, इसके पास 3 माइनस हो गया और 1 माइनस बाहर में लगा हुआ है, तो पक्का इसके पास कितना होगा जी आपका 3 माइनस है, तो 3 माइनस आपका क्या होगा, 3 माइनस में से आपको 2 माइनस को न्यूट्रल कर दिया होगा ये जी, है ना, और 1 माइनस आपका यहाँ पे बचा हुआ है, मतलब पक्का इसके पास क्या होगा 2 प्लस चार्ज होगा, तो 2 प्लस चार्ज हो गया आपका इसके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड कहने का सेंस है क्या कि आपको ऐसा हैलाइड जिसमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो भी होगा वो क्या रहेगा, ऐसे कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, अरे ये डबल बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे विनाइल हैलाइड बोलेंगे, समझे ना। ये ऑप्शन यहाँ पे एक दिख रहा है, ये विनाइल हैलाइड नहीं होगा, समझे ना, ये आपका विनाइल हैलाइड नहीं होगा, ये होगा विनाइल हैलाइड। मतलब क्या होगा, आपको हैलोजन ऐसे कार्बन एटम से होना चाहिए जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मिलकर बना रहा होगा, समझे ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे विनाइल हैलाइड बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड, समझे ना, याद रखिएगा। एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन में है, यस है। चलिए इसका भी हम लोग टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन ईथर है। ईथर है कौन, बहुत आसान है भाई, ईथर आपको ये होगा, है ना, जिसमें क्या रहेगा एक ऑक्सीजन से 2 अल्काइल रहेगा जुड़ा हुआ, देख सकते हैं ये दोनों का दोनों अल्काइल आपका इसी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, समझे ना। बाकी ये आपका क्या होगा अल्डिहाइड होगा, ये कीटोन होगा और ये क्या होगा आपका जी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने में से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। अगर उसको गर्म करेंगे ना तो अल्कोहल मिलेगा, जिसका अल्कोहल है क्या, बेंजाइल अल्कोहल, कहीं पे फिनॉल हो गया आपका जी, हाँ फिनॉल अल्कोहल हो गया, समझे ना, फिनॉल हो गया। बेंजीन से क्या रहेगा आपका जी N2 हटेगा, Cl- हटेगा और जाकर के OH चिपक जाएगा, फिनॉल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जब फॉर्मिक एसिड को, है ना, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, मींस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग जब क्या करेंगे जी, फॉर्मिक एसिड का क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना, तो कौन आपको मिलेगा, समझे बात ना जी, ऐसा कुछ बोला जाता है। फॉर्मिक एसिड आपको, फॉर्मिक एसिड देखिए ध्यान से, फॉर्मिक एसिड क्या होता है आपका जी, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है देखिएगा, देखिए फॉर्मिक एसिड जो होता है ना ऐसा होता है, ठीक ऐसा, और इसको क्या करेंगे जी, किसके साथ हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो H2SO4 के साथ, है ना, वो भी क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। तो फॉर्मिक एसिड को क्या करेंगे, H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, तो कौन प्राप्त होगा यहाँ से जी, तो देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा आपको हो जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स क्या आपको ये CO2 में, समझे ना। तो ये इस प्रकार से क्या होगा इसमें सॉरी, ध्यान से देखिएगा सब लोग जी, थोड़ा सा रिएक्शन पूरा का पूरा करके दिखा देते हैं। स्पेस यहाँ पे हमारे पास, चलिए बच गया जी, स्पेस दिखाते हैं, एक सेकेंड देखिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं है, ये रहा आपको ऐसा, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है ना, डिहाइड्रेशन का काम करता है, समझे ना। तो थोड़ा सा देख ही लीजिए डिटेल्स रिएक्शन, देखिए ये आपको क्या है जी, ये जो है ना ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, समझे ना, फॉर्मिक एसिड। अगर हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ से ना H2O निकल जाएगा, देखिएगा अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो यहाँ से क्या होगा आपको, ये क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है और ये हीट करेंगे इसको जी, है ना। तो अगर आप इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या, ये आपको इस प्रकार से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा जी। तो वाटर यहाँ से निकल गया तो ये क्या बना है आपका जी, तो ये आपको कुछ ऐसा बना दिया, देख सकते हैं, ये इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, समझ बात ना जी, है ना। ये आपको ऐसा कंपाउंड का क्या करेगा फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के आपका क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट आपको हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट आपको हो जाएगा, समझे ना। तो चलिए ये आपका हो गया जी, आगे बढ़ते हम लोग जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, सब लोग देखिए ध्यान से।
देखिएगा इसका बोला जा रहा है आपको आईपीसी नेमिंग क्या होगा, इसका आईपीसी नेमिंग। तो आईपीसी नेमिंग क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग काउंट करना चालू करेंगे 1 2 3। तो 2 पे क्या है आपका OH लगा हुआ था 2 हाइड्रोक्सी, कहीं पे है दिखा हुआ, देखिए 2 हाइड्रोक्सी, देखिए लिखा हुआ है ना 2 हाइड्रोक्सी, और कितना आपका जी 3 कार्बन का ना, तो क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ये आपको क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन आपको टॉलेन का अभिकर्मक है, समझे ना, कौन आपको टॉलेन का अभिकर्मक है। चलिए, तो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना वो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर होता है ना, अमोनिकल सिल्वर, समझे ना। तो अमोनिकल सिल्वर जो आपका होगा वो ये होगा, समझे ना। तो ये आपका क्या हुआ, टॉलेंस का आपका क्या हुआ अभिकर्मक हो गया, मीन्स क्या हुआ टॉलेंस रिएजेंट आपका क्या होगा, यही होता है, समझे बात ना जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन केनिजारो रिएक्शन देता है। केनिजारो रिएक्शन वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, समझे ना। तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए तो इसके पास तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा केनिजारो रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, तो अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल संघनन जिसको बोलते हैं वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे कि ये हो गया है ना, आपको ये हो गया, ये सब क्या देगा, अल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, लेकिन आपका ये केनिजारो रिएक्शन देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में आपको क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो स्टार्च आपको सेलुलोज में, सेलुलोज जिसको जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, जितना भी लकड़ी होता है ना, सब लकड़ी में आपका क्या होगा, वही आपका कार्बोहाइड्रेट का ही तो छोटा छोटा यूनिट से क्या रहता है, कंबाइंड होकर क्या रहता है, बना हुआ, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा कि सेलुलोज में जो होगा ना वो सारा का सारा आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही चेन रहता है बहुत लंबा सा, समझे ना। तो इसलिए क्या होगा, सबसे अधिक क्या होता है, आपको लकड़ी पाया था, तो लकड़ी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन आपको क्या होगा, डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, समझने जी, कौन आपको डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। तो सब लोग जानते हैं कि मिल्क में जो होता है वो कौन प्रेजेंट रहता है आपका जी, है ना। तो मिल्क में जो होगा आपका वो क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ना वो क्या होता है आपका थायमिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका क्या है, विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो कौन सा विटामिन आपका क्या होगा, जल में घुलनशील होता है। तो आप जानते हैं कि जल में जो घुलनशील होता है वो कौन होता है, विटामिन सी होता है, जानते हैं सब लोग जी। इसलिए तो रोज भाई नींबू का रस पीना पड़ता है ना। सुबह सुबह उठ करके ऐसा बोला जाता है कि नींबू का रस सुबह सुबह उठ करके आपको सबसे पहले नींबू का रस पीना चाहिए, क्योंकि वो विटामिन सी जो होता है ना वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल होता है तो वो क्या होगा, आपको जैसे ही पिएंगे वैसे ही बाहर निकल जाएगा, समझे बात ना जी, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा जी, विटामिन आपको क्या होगा, बी होगा। विटामिन बी भी क्या होता है आपका जी, वाटर सॉल्युबल होता है। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन स्रावित जो होगा वो किस में आपका होगा जी, तो ये अग्नाशय में। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई जो होता है ना वो फर्टिलिटी को कम कर देता है। फर्टिलिटी मीन्स क्या, अगर विटामिन ई का किसी में कमी रहेगा तो उसको पिता बनने में दिक्कत हो सकता है, समझे ना, फादर बनने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मतलब स्पर्म काउंट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो देखिए ऐसा कोई है, जनन क्षमता की कमी, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से जी, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर भाई किससे, तो आइसोप्रीन, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बोला जा रहा है इसका आईपीसी नेमिंग क्या होगा। तो क्या होगा आपका जी, ये आईपीसी नेमिंग की बात कर रहे हैं। आईपीसी नेमिंग याद रखिएगा, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पेरेंट चेन, समझे ना। तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, ब्रोमीन लगा है, 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। अल्काइल हैलाइड का उपयोग अल्केन में तो होता ही है ना, अल्कीन में भी होता है जी, अल्कोहल में भी, सब में होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण होता है ना। मीन्स आपका क्या होगा जी, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो बस हो गया CCl4 का। अब चूंकि अब ये कैसे होता है सब लोग देखिए ध्यान से जी, ये जो होता है ना
ये कैसे होता है, आपको क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर पे जाना होगा। तो CCl4 का बात करेंगे तो CCl4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है CCl4 का स्ट्रक्चर। तो यहां पे देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देख सकते हैं इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होता है। तो नेट आपको जो द्वि जिसको बोलते हैं क्या जी, द्वि आघूर्ण बोलते हैं, वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्या होगा आपका जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा जी, है ना। बाकी सब में ऐसा नहीं होता है, समझे ना। बाकी सब में नेट डाइपोल मोमेंट या बोल सकते हैं क्या कि द्वि आघूर्ण होता है, समझे ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ, जिंक और जल के साथ मीन्स क्या, जिंक प्लस वाटर और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या बनेगा, तो आपको बन जाएगा जी ये मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट की अगर बात कर लेंगे तो वो क्या होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होगा ना, वो आपको इस तरीके का कंपाउंड देता है। देखिएगा ये वाला जो पार्ट जिसके पास होगा लगा हुआ, देखिएगा यहाँ पे आपको क्या C+O हो सकता है, आपको ऐसा हो सकता है, OH हो सकता है लगा हुआ, है ना। आपको ऐसा कुछ हो सकता है जी, NH2 हो सकता है लगा हुआ। याद रखिएगा जिसमें भी क्या रहेगा, C+O COH CNH2 ऐसा कुछ है लगा हुआ, और उसके साथ साथ एक मिथाइल ग्रुप है लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप है लगा हुआ, तो यही तो कन्वर्ट होता है भाई साहब किसमें, CHI3 में, जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है, पीला कलर का आपका प्रेसिपिटेट बनता है, समझे ना। याद रखिएगा पीला कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, इसी को तो बोलते हैं क्या जी हम लोग जी, आयोडोफॉर्म। तो अब पहचानना है इसमें से कि कौन आपको ऐसा है जो आयोडोफॉर्म आपको नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखिए ऐसा है। अब बताइए इसके पास आपका ये, इसके पास देखिए CH3 है ना लगा हुआ, इधर भी CH3 है, तो ये बिल्कुल देगा आपका जी, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बिल्कुल देगा, तो ए ऑप्शन ये हो गया। उसका देखिए इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल कुछ ऐसा होता है, ये सिंगल बॉन्ड से O लगा हुआ, O से आपका H लगा हुआ है, और यहाँ पे H, यहाँ पे H। इसके पास भी आपको क्या है जी, ये CH3 है, तो CH3 है तो ये भी आपको देगा जी, है ना। उसके बाद देखिएगा इथेनॉल की बात करते हैं, इथेनॉल की, ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हो गया, समझे ना। इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल कैसा होगा आपका जी, तो इथेनॉल ऐसा होता है CH3COH, है ना, ये हो गया क्या, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी ये भी है। चलिए बेंजाइल अल्कोहल की बात करते थे, बेंजाइल अल्कोहल जो होता है ना, वो ऐसा होता है, बेंजीन रिंग बनाइए, आराम से एक CH2 लगाइए, और इस CH2 से क्या करिए, OH को जोड़ दीजिए, लीजिए हो गया, बात खत्म। अब इसी में तो नहीं है आपका जी, इसी में तो आपका क्या CH3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका जी, डी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग अगर इसको नोट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन टूऑल है एक, अब क्या है ब्यूटेन टूऑल, ब्यूटेन टूऑल का पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ब्यूटेन टूऑल का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे स्ट्रक्चर जी, तो चलिए ये ब्यूटेन CH3 CH2 लीजिए, ये है भाई साहब, है ना, CH3 CH2 CHOH, है ना, और CH3 ऐसा कुछ है। तो आपको देख सकते हैं ये 2 डिग्री क्या है आपका जी, अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जी, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल कौन है। तो वाटर सॉल्युबल जो होगा इसमें जी आपको क्या होगा मिथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका जी, है ना। फिर देखिए सब लोग ध्यान से जी, क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या कुल कितनी होती है, तो 7 हो जाएगा इसका, है ना। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है।
मीन्स आपको कौन आपको बोला जा रहा है सहसंयोजक ठोस है। तो देखिए जी, लोहा तो नहीं होगा, हीरा होगा, सोडियम क्लोराइड आपका ये भी नहीं होगा, तांबा ये भी नहीं होगा, आपको हीरा हो जाएगा। समझे ना जी, सहसंयोजक कहने का सेंस आपका जी कोवेलेंट टाइप का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग में, है ना, संरचना में समन्वय संख्या होती है। अब षष्ठभुजीय बोला जा रहा है, मीन्स क्या, षष्ठभुजीय कहने का सेंस ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है आपको, ऑक्टाहेड्रल षष्ठभुजीय। तो षष्ठभुजीय में षष्ठभुजीय अगर पैकिंग की बात करेंगे तो उसमें तो आपको हो जाएगा कितना आपका जी, ये हो जाएगा षष्ठभुजीय में तो 6 हो जाना चाहिए जी, है ना। किस धातु की षष्ठभुजीय, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है आपका जी षष्ठभुजीय, मीन्स क्या, जिसमें क्या होगा 6 आपका क्या रहेगा, भुजा रहेगा। तो 6 भुजा रहेगा, जिसमें तो कितना हो जाएगा इसमें जी आपको, तो जिसमें आपका 6 रहेगा भुजा, 6 भुजा, तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल आपको जो हो जाएगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो आपको 6 होना चाहिए था, ऑप्शन में तो नहीं है इसमें 6 होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है, इसमें 6 लगा लीजिएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन कौन नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन इसमें से कौन नहीं है वो आपको पहचानना है। तो देखिए जी, आप लोग को बेंजीन और टॉलिन ये दोनों का दोनों आइडियल सॉल्यूशन होगा, समझे ना जी। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये भी दोनों आपको क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन है। अरे एक जैसा जो रहेगा ना वो आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजोल्व होता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन आपको क्या होगा, नहीं होगा, समझे ना। तो यही आपका हो जाएगा। बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों का दोनों बिल्कुल एक जैसा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल जाता है, मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ठीक है, तो क्या होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो क्या होगा, विलायक के अणु। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को क्या कहेंगे जी, तो उस घोल को देखिए क्या है आपका जी, ये 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का आपको मॉलिक्यूलर मास होता है 180 होता है, तो 18/180 कितना आएगा आपका जी, तो 1/10 आएगा। 1/10 मोल हो गया आपका कितना में जी, 1000 में या 1 kg में, तो 0.1 मोलल होना चाहिए था, तो 0.1 मोलल हो गया आपका जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, किसका आपको क्या होगा जी, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ये आपको पहचानना है। तो देखिए 1% ग्लूकोज बोला जा रहा है, जल में आपका 1% सुक्रोज बोला जा रहा है ना, जल में 1% बोला जा रहा है NaCl, जल में 1% बोला जा रहा है यूरिया। यहाँ पे सब लोग पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, समझे ना। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा आपको। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ना, और आपको यहाँ पे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये 1% तो है 1% तो यहाँ पे क्या आपका जी है ना, टोटल पूरा का पूरा मास का, ठीक है ना, 1% है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा ना कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना उस पर डिपेंड करेगा। ये नहीं टूटेगा, लेकिन ये टूटता है, तो ये 1% जरूर है, लेकिन ये टूट करके 2% में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे ना। इसलिए क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि ये NaCl टूटेगा तो Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा जी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, किसके आपको ऑक्सीकरण से ऑक्सीडेशन से किसके ऑक्सीडेशन से एसीटोन प्राप्त हो जाता है। सेकेंड डिग्री अल्कोहल होना चाहिए था ऑप्शन में कहीं पे, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चला हुआ है, इस वाले पोजीशन पे वो चला हुआ है, तो इसी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा आपका जी क्या, एसीटोन। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है, NH होगा, NH कहीं पे, ये रहा NH। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस कंपाउंड का पूछा जा रहा है जी IPC नेमिंग, तो 1 2 3, तो 2 पे अमाइन है ना, 2 पे अमाइन है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, प्राइमरी अमाइन की अभिक्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो प्राइमरी अमाइन का गिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो बनेगा,
तो गिरनार ने चलिए रिएक्शन लिख देते हैं जी, जो बोला जा रहा है पहले लिख देते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। चलिए सब लोग देखिएगा ध्यान से। प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं तो ये रहा आपको CH3 और मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं NH2 और इसका रिएक्शन क्या कराएंगे गिरनाइड के साथ। तो चलिए गिरनाइड में ये ले लेंगे CH3 MgBr, समझे ना। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका जी, तो आपको जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ना तो CH3 जो होगा ना इस नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा सेकेंडरी अमाइन में। लीजिए ये रहा आपको यहां से जाके CH3 जुड़ जाएगा और यहां पे आपका MgBr जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब फर्दर क्या करेंगे, इसका आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ जी, वाटर के साथ, H+ वाटर के साथ, है ना। तो ये MgOH बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जाकर के इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये CH3 CH2 है ना, ये NH और ये कुछ इस प्रकार से। अच्छा वैसे भी इसके पास प्लस चार्ज होगा ही क्योंकि ये जाके जुड़ गया है, समझा ना जी। तो ये कुछ आपको क्या होगा, ऐसा कुछ आपका क्या होगा जाके जुड़ जाएगा, मीन सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए एक सेकेंडरी अमाइन, यस ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका, किस में कन्वर्ट आपका हो गया जी, C में, ठीक है ना जी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो हो जाएगा वो कौन होगा। अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है ना मीडियम नहीं दिया है, अगर मीडियम नहीं देगा, देखिए मीडियम तो देना चाहिए जी, है ना, एक्वस मीडियम, जैसे वाटर का मीडियम होना चाहिए। अगर वाटर का मीडियम का बात नहीं कर रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा होगा, तो फिर भी आपको वाटर को ले करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर गैसेस फेज वगैरह बात करता ना, तो हम लोग ऑप्शन इसको टिक करते, याद रखिएगा। अगर कोई मीडियम नहीं मेंशन किया है तो याद रखिएगा आपको वाटर वाला मीडियम लेके चलना पड़ेगा, जल वाला मीडियम एक्वस फेज लेकर के चलना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और उसके आंसर्स में भी देखे हैं कि इस तरीके के कि मतलब वाटर नहीं भी रहता, फिर वाटर को लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर गैसेस फेज का चर्चा करेगा तो वहां पे ये चीज आपको जरूर लिख देगा कि ये यहाँ पे गैसेस फेज या फिर नॉन पोलर फेज की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ध्यान से जी, निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक वो क्या होता है समझिए, पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, यही आपका हो जाएगा जी। आप लोग पढ़े भी होंगे अमाइंस वाले चैप्टर में, समझे ना, हिंसबर्ग टेस्ट भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है, जब एसिटामाइड को की अभिक्रिया Br2KOH के साथ कराई जाती है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। ये रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, समझे ना जी। तो याद रखिएगा इससे आपको क्या बनेगा, मिथाइल अमीन का फॉर्मेशन होगा, इसमें एक कार्बन कम जाता है, समझे ना। ये आपको रिएक्शन कुछ ऐसा रिएक्शन है। चलिए ठीक है, रिएक्शन थोड़ा सा लिख देते हैं, सब लोग देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। ये आपको रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, CH3 एसिटामाइड, यही है बाबू, है ना। इसका रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं, Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। तो इसका आपको इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, समझे ना। तो ये आपको जो है ना कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो CH3 और NH2 में। आपको इसमें जितना कार्बन है ना, 2 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन कम मिलता है, तो देख सकते हैं 1 कार्बन आपको क्या मिला, कम मिला है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो NaCl का आप एक्वस सॉल्यूशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, समझे ना। तो आपको क्या मिलेगा, तो बहुत आसान है जिसका, कहाँ पे बोला जा रहा है, कैथोड पे ना। तो कैथोड पे याद रखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कैथोड किससे स्टार्ट होता है, C से, है ना। और C क्या होता है बाबू, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होता है, समझे ना, ध्यान रखिएगा। C क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होता है तो इसके साथ क्या होगा आपका जी, रिडक्शन लगेगा। रिडक्शन का R भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ याद रखिएगा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन O से स्टार्ट होता है और दूसरा क्या होता है आपका जी, एनोड होता है ना। एनोड भी क्या होता है आपका जी, A।
तो ए और ओ दोनों का दोनों वॉवेल, तो वॉवेल को वॉवेल के साथ रखेंगे और कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ रखेंगे। तो एक बहुत अच्छा टेक्निक है, इस टेक्निक के बेसिस पे क्या कर सकते हैं आप, पकड़ सकते हैं कि आपको क्या होगा, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको कैथोड पे कौन मिलेगा, तो कैथोड पे वो मिलेगा जिसका रिडक्शन होना चाहिए था। तो आप NaCl को मान लीजिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaCl आपका टूटेगा, किस रूप में टूटेगा, तो Na+ में और Cl- में, ऐसा, ठीक है ना जी, ऐसा आपका टूटा, ठीक। चलिए फिर H2O भी टूटेगा, H2O टूटेगा तो कैसे टूटेगा आपका जी, H+ और OH- के रूप, ऐसा टूटेगा, है ना। अब देखिए रिडक्शन बोला जा रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, किसी से भी लेगा, तो लेगा वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो Na+ में देख सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज तभी ना है, H+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो प्लस चार्ज है। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन जाकर के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए आपको क्या होगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो जिसको नोट करना है आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालक करते हैं, है ना। तो कौन करते हैं विद्युत का संचालक, है ना, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो विद्युत अपघटय होगा आपका जी, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, समझे ना बात जी, इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपको चार आपका क्या है, मेटल दे रखा है ना, ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना दे रखा है। मिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको -3.05, -1.66, -0.40 और इतना दे रखा है, समझे ना, वोल्ट है। इनमें से किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसके पास पॉजिटिव में होगा उसके पास ज्यादा होगा। तो देखिए पॉजिटिव में किसके पास ज्यादा, उसके है, तो चलिए याद रखिएगा, अवकरण का मतलब ऑक्सीडेशन है, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा किसके पास ज्यादा होगा, डी के पास। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किसी चालकत्व सेल, है ना, का सेल स्थिरांक होता है। अब बोला जा रहा है आपका जी यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट का वैल्यू तो L/A होता है, ऑप्शन नंबर आपको क्या हो, ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B ये आपको कन्वर्ट होता है किसमें, C में, के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए ऐसा रिएक्शन है, अब रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो क्या होगा, जैसे A हुआ, B हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, -dV/dt लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आपका जी, है ना। माइनस आपका क्या 1/2 dA/dt लिख सकते हैं, और प्लस आपका dC/dt, ये तीनों लिख सकते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सब होगा। चलिए आगे बढ़ते, 48 नंबर देखिएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है, ऐसे, समझे ना जी। आपको रेट ऑफ द रिएक्शन को K इंटू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का होल पावर 2, यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण 3 गुना कर देंगे, अगर A को कांस्टेंट रखेंगे B का 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना करेंगे 3 टाइम्स B होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो चलिए, तो 9 है क्या, 9 गुना हो जाता है। देखिए तो कितना आसान है, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इतना आप टाइम लेंगे, बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन, सब समझे ना, घबराना नहीं है, बस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रिएक्शन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझे ना, और उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक्स में उसको भी देख लीजिएगा, समझे ना, तब बिल्कुल आपको सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है ना। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट आपका क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लीजिए हो गया, टाइम नहीं, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा आपका जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2 से 3 गुना हो जाता है, समझे ना, ध्यान रखिए इन बातों को। चलिए, लोहे का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क है, कौन होता है जी, लोहे का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क
तो आपको क्या है, सीडेराइट है, हेमेटाइट है, पायराइट है, बॉक्साइट है, तो लीजिए आपका क्या होगा, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आप सभी को कैसा लगा लेक्चर बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, समझे ना। और आप लोग इसी तरीके लेक्चर को जुड़ने के लिए, इंग्लिश क्लास भी प्रॉपर्ली बिल्कुल करने के लिए, समझे ना, ए कुमार सर सर्च करके करिएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे ना। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर्ली देखिएगा, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, समझे ना। और आपको पूरे के पूरे ईयर आपको क्या होगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, समझे ना, जो कि आपके प्रिपरेशन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, समझे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।